नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। इसके पहले आपको याद दिला दें, हम लोगों ने 2 सेशन को कंप्लीट कर लिया है। उनमें हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है संविधान और संविधानवाद क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर को समझे थे। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मूल अधिकारों को और किस प्रकार से मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मूल अधिकार को मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। मूल अधिकार में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें इसके प्रकार कितने हैं। इसके बाद हम लोग इसके महत्व को देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इसमें संशोधन संभव है अथवा नहीं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी प्रकृति। तो सबसे पहले हम लोग मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा कि मूल अधिकार जब प्रदान किए जा रहे थे उस समय 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, परंतु वर्तमान में 6 मूल अधिकारों को ही रखा गया है। इनमें से सबसे पहले की हम लोग बात करें तो समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के 14 से लेकर के 18 तक। इसके बाद दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24। इसके बाद चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। इसके बाद 5वां अधिकार जो दिया गया है अल्पसंख्यकों का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार। 29 और 30। इसके बाद जो संपत्ति का अधिकार रखा गया था उसे बाहर कर दिया गया, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अंतिम अधिकार जो दिया गया वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। इन सब के बारे में एक एक अधिकारों का हम लोग वर्णन करेंगे और देखते हैं कि संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार से नागरिकों की रक्षा के लिए मूल अधिकार प्रदान किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समानता के अधिकार की। समानता का अधिकार
समानता कैसे मिलेगी, पहले इसके बारे में बात करें। तो आपको मैं पहले भी बताया हुआ है कि हमारे यहाँ विधि का शासन चलता है, और विधि का शासन अर्थात जो संविधान के द्वारा आर्टिकल के माध्यम से संसद उन्हीं आर्टिकलों का प्रयोग करके जो कानून बनाती है, उन्हीं के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, उसी को हम लोग विधि का शासन कहते हैं। तो हमारे यहाँ विधि का शासन सर्वोपरि है, यानी जो कानून होगा वो सबके लिए समान होगा। इसीलिए आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया सभी के लिए समान कानून। या संविधान की भाषा में इसी को बोले विधि के समक्ष समता का अधिकार है। विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष अर्थात जो भी व्यक्ति होगा वह सभी व्यक्ति के लिए समान विधि लागू होगी। अब जैसे समझो कि मान लीजिए कि विधि यानी कानून जो है वो सबके लिए समान होगा, तो इसको समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए अंबानी हो, अंबानी के साथ साथ आपके मान लीजिए सलमान खान हो, सलमान खान के साथ साथ उसका कोई ड्राइवर हो। अभी कुछ दिन पहले आप देखते हैं कि कुछ सलमान खान के ऊपर केस चलाया गया था। इसके बाद मान लीजिए कोई भी व्यक्ति रिक्शा चालक हो या कोई भी व्यक्ति होगा, उन सभी व्यक्तियों पर समान रूप से कानून लागू होंगे। अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार की पैसे से या किसी भी आमदनी के बेस से न्याय नहीं दिया जा रहा है। यानी न्याय में चाहे अंबानी ही किसी का कत्ल करते या कोई भी ऐसा कानून के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो ये भी कानूनी कार्रवाई इन पर भी होगी। तो कि चाहे जो आदमी, चाहे वह रिक्शा चालक हो और चाहे वह सलमान खान जैसा बड़ा एक्टर ही क्यों ना हो, उन सबके लिए समान रूप से कानून लागू होंगे। तो ये अपने यहाँ क्या है कि संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 14 के माध्यम से ये सबसे बड़ा अधिकार दिया। यानी इस बात की गारंटी है कि कोई भी आदमी होगा वह अपनी, अगर उसके खिलाफ कोई कार्य होता है तो वह अपने बात को लेकर के न्यायालय में जा सकता है, और उसकी सुनवाई उसी आधार पर होगी जिस आधार पर सबके लिए समान अधिकार मिलते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अब आप सोच करके देखिए कि एक रिक्शा चालक के पास पैसा नहीं है और अंबानी के पास पैसा भरपूर है, तो अंबानी यहाँ पैसे के माध्यम से कानून में हस्तक्षेप कर भी सकते हैं। ये आपके मन में प्रश्न आता होगा, परंतु ऐसा नहीं है। संविधान निर्माताओं ने इसकी बखूबी जो है जांच परख करके इस बातों को प्रूफ किया है कि किसी प्रकार से आपका वहाँ पैसे से संबंधित लेन देन व्यवस्था आपके विधि के समक्ष नहीं रखी जाएगी। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे जिस कास्ट का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल से आता हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून हमेशा समान रूप से रहेंगे। इसको और थोड़ा सा ब्रीफ करें तो देखें तो संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, 14 में 2 बातें लिखी गई हैं। एक तो आपकी बातें हो गई तो विधि के समक्ष समता, अर्थात सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। अब कंडीशन दूसरी जो रखी गई है कि विधि का समान रूप से संरक्षण करना, यानी सबके लिए संरक्षण प्रदान करना। परंतु अब आप इस बात से समझिए कि क्या ये इस बात से आपको संभव है कि सबको समान रूप से संरक्षण मिलेगा? उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझें। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हो, कोई मान लीजिए 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जो है दिल्ली के टॉप स्कूल में पढ़ता है, या जेएनयू ले लीजिए, जेएनयू का कोई छात्र है। दूसरा व्यक्ति जो है जनजाति इलाकों से आता है, जनजाति इलाकों से आ रहा है। अब जनजाति इलाकों से अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसकी परिस्थिति अलग होगी।
एक आदमी तो ऐसा है जिसकी टॉप क्लास की शिक्षा मिल रही है, एक आदमी जो किसी तरीके से खाना खा पा रहा है, एक रोटी खा करके या किसी भी परिस्थिति में पढ़ने के लिए आ रहा है, तो क्या इसको ज़्यादा कठिन परिश्रम देखने को मिलेगा, इसको परिश्रम कम देखने को मिलेगा? तो क्या इनके दोनों के बीच समानता रही? तो समानता की पहली समस्या तो सबसे बड़ी चीज़ें ये हो गई कि आर्थिक समस्या को लेकर के, यानी कि कोई व्यक्ति अगर एक आदमी बड़े घर में है और एक आदमी निम्न जाति का है या निम्न वर्ग से आता है, तो दोनों में समानता किस प्रकार रखी जाएगी? तो जब संविधान निर्माताओं के सामने ऐसा प्रश्न आया तो उन्होंने कहा कि इस समस्या को दूर करने का एकमात्र उपाय ये है कि इनको किसी तरीके से संसद के विधि के दायरे में रखा जाए। जैसे अब कोई जनजाति समूह है, अब जनजाति समूह की बात हम लोग कर लें तो जनजाति समूहों के लिए क्या किया गया, ये ज़्यादातर तो आप देखेंगे वन में रहते हैं, तो एक अधिनियम बना दिया जाता है, वन जोत अधिनियम 2008। इसमें क्या किया गया कि ये व्यवस्था दी गई कि जनजाति जिस जंगल में रहेंगे उस जंगल पर इन्हीं का कब्जा रहेगा। दूसरी चीज़ है, सरकार जो होती है, मैं आपको पहले बताया हूँ कि विधायिका जो है ये कानून का निर्माण करेगी, परंतु कार्यपालिका जो है यह नीतियाँ बनाती है। अब भाई अगर इनको समानता के दायरे में रखना है तो या तो विधायिका कानून बना देगी तब दायरे में आ सकते हैं, या तो कार्यपालिका कोई नीति बना देगी तब दायरे में आ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी परिस्थितियाँ दोनों की अलग हैं, इसीलिए इस नीति को क्या कहेंगे, स्पेशली सरकार के द्वारा एक नीति बना दिया जाता है जिसे आरक्षण बोलते हैं। यानी अब इन परिस्थितियों को समान दायरा में यानी सबको समान मौका मिल सके, इसीलिए सरकार के द्वारा नीति बनाई गई कि हम इनको कुछ आरक्षण प्रदान करेंगे। संसद अपना स्वयं का नियम बनाएगी और कार्यपालिका इसे नीति के जरिए यानी आरक्षण के माध्यम से दोनों में समानता लाने का प्रयास करेगी। अब आप कहेंगे कि भाई कि सबके लिए समान संरक्षण की बात करते हैं और सबके लिए समान बातें हो रही हैं, तो इस तरीके का भेदभाव क्यों? तो इसके पहले हम लोग थोड़ा समझें तो हम लोगों ने दो बातों पर गौर किया। एक तो पहली चीज़ बातें लिखी गई क्या कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, और दूसरी बातें ये आई विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। अब विधि के समक्ष समता यानी सभी के लिए समान विधि बताई गई। अब जैसे इसको थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि मान लो कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति मान लो कोई भी नाम ले सकते हो, मान लो कि कोई व्यक्ति घनश्याम है। अब घनश्याम ने क्या किया, किसी मोहन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। घनश्याम जो है वह किसी मोहन नामक व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो भाई इसके लिए विधि समान लागू होगी, अर्थात जो भी कार्रवाई होगी हत्या के लिए जो भी दंड का प्रावधान किया गया है वह इस पर लागू होगी। दूसरी बात यही आ जाए कि इस राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति हूँ या राज्यपाल हूँ, इनके द्वारा अगर इसी मोहन की क्या किया जाए, हत्या किया जाए, तब क्या होगा? तो याद रखिए जब राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो इनके लिए सजा का प्रावधान नहीं होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई कह रहे हैं कि विधि के समान संरक्षण, सबको कानूनी रूप से समान दायरे में रखा जाएगा, तो ये कैसा भेदभाव है? अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद समझिए कि जैसे क्या किया गया कि ये जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं इनको विशेष छूट क्यों दी जा रही है। तो पहली चीज़ तो ये जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं ये किसी प्रकार से विशेष रूप से कार्य नहीं करते हैं,
क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति के कार्यों को करता है प्रधानमंत्री और राज्यपाल के कार्यों को करता है मुख्यमंत्री। तो ये पहली चीज़ तो ये देखने को मिल गई कि ये कार्यरत नहीं है। और दूसरी चीज़, भारत का सर्वोच्च नागरिक है राष्ट्रपति और राज्य का सर्वोच्च नागरिक होता है राज्यपाल। तो ये दो ऐसे बड़े पद हैं जिन पर इन चीज़ों को विशेष रूप से छूट प्रदान की गई है। छूट कैसे दी गई है कि जब तक ये लोग कैसे पद पर बने हों, अगर ये पद पर बने हैं तो किसी भी न्यायालय में इन पर कोई कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि न्यायालय में इन पे केस नहीं चलेगा। अब देखो, पुलिस का काम है गिरफ्तारी कराना, पुलिस का काम न्याय सुनाना नहीं है। न्याय देने का कार्य न्यायालय करती है। और जब तक ये पद पर बने हैं तब तक न्यायालय में कोई केस इन पर नहीं चलेगा। तो इसका एकमात्र है कि ये किसी की अगर हत्या कर भी देते हैं तो न्यायालय में भाई इनकी सुनवाई होना नहीं। जब सुनवाई होगी नहीं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं। दूसरी चीज़ समझिए कि जब ये पद पर बने हैं तो मान लीजिए कि कभी राष्ट्रपति या राज्यपाल जब अपने पद पर आसीन नहीं थे, उसके बाद कोई क्राइम ये किए हों, उसका केस चल रहा हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल का ये पद प्राप्त कर लेते हैं, तो भी याद रखिएगा कि इन पर केस जो चल रहा था वह केस उस समय के लिए बंद हो जाएगा जब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। अब कहोगे भैया कि ये तो बड़ी समस्या है कि कोई आदमी पहले क्राइम कर ले, क्राइम करने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ ले, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के पश्चात राष्ट्रपति बन जाए, उसका केस जो है क्लोज हो जाएगा। परंतु अब जब संविधान निर्माताओं से प्रश्न पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों है, तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि ये सबसे प्रतिष्ठित पद है, इसीलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल से यह उम्मीद की जाती है कि ये सब ऐसे कार्य नहीं करेंगे। दूसरी बात ये आई कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब पद पर हैं तभी तक ये स्थिति है। तीसरा ये देखिए कि ये कंडीशन बनती क्या है कि जब ये तो पद पर हटने के बाद क्या होगा, पद पर हटने के बाद इन पर केस पुनः प्रारंभ हो जाएगा। परंतु याद रखिएगा यहाँ एक बात ये है कि दो तरीके के केसेज होते हैं। एक तो आपका होता आपराधिक मामले और दूसरा होता है सिविल मामला। सिविल मामला, तो आपराधिक मामले में ये चीज़ लागू होती है। आपराधिक का मतलब किसी को हत्या कर दो, डकैती, ये सब जो है आपराधिक केसेज में आते हैं। परंतु सिविल मामला जैसे ज़मीन जायदाद का मामला हो, घर में क्या होता है कोई पारिवारिक रूप से कोई मामला होता है, तो इस तरीके के मामले को सिविल मामला के नाम से जानते हैं। तो सिविल मामले में याद रखिए इनको किसी प्रकार से छूट नहीं दी गई है। इनको जो छूट है वह आपराधिक मामलों में दी गई है। तो अगर ये जो आपके स्पेशली इनको दिया जा रहा है वह किस आर्टिकल के तहत दिया जा रहा है, तो याद रखिए अनुच्छेद 361 के तहत। अनुच्छेद 361 यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेष प्रावधान करता है कि वह किसी भी हालत में जब तक अपने पद पर बने हैं उस स्थिति में इन पर किसी भी न्यायालय में कोई कोर्ट केस नहीं चलाया जाएगा। दूसरी बात आ गई कि भाई यहाँ पर आपको समक्ष दिख गया, यानी इसका मतलब क्या है कि सबके लिए समान नहीं है, राष्ट्रपति और राज्यपाल इसके अपवाद हो गए। तीसरी कंडीशन क्या आती है, एक तीसरा होता है राजदूत का। जैसे राजदूत का मतलब ये है कि इंडिया का राजदूत किसी दूसरे देश में जाए, किसी दूसरे देश का राजदूत भारत में आता है। जैसे आपने रामायण में देखा होगा कि अंगद जो है, और अंगद भी जाते हैं रावण के दरबार में, उसके पहले हनुमान जी गए होते हैं। हनुमान जी संदेशा लेकर जाते हैं, तो उस समय ये कहा जाता है कि विभीषण आकर के कहता है कि राजदूत की हत्या नहीं की जाती है। तो बाद में आप कंडीशन जानते हैं कि उनके पूंछ में आग लगा दी जाती है। उसी तरीके से कहीं न कहीं उसको ये प्रावधान किया गया है कि इसमें राजदूतों को भी छूट प्रदान कर दी गई है
अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अमेरिका का कोई राजदूत है, अमेरिका का राजदूत आया है इंडिया में और इंडिया में किसी व्यक्ति की अगर हत्या कर देता है तो उसके लिए भी यह संविधान के आर्टिकल 14 के दायरे से बाहर रहेगा। ये कहीं संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसका प्रावधान किया गया है कि राजदूत और राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 14 के दायरे से बाहर रखा जाएगा। ये तो इनके अपवाद हो गए। दूसरी बात अगर हम लोग करें कि विधि का समान संरक्षण की, यानी विधि जो है कानून सबके लिए समान होगा और सबको समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा। संरक्षण अब देने में क्या समस्या आई, मैं आपको समस्या तो पहले बता दिया कि भाई कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है और कोई व्यक्ति जनजातीय इलाके में रह रहा है, तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए। तो दूसरा केस देखें तो विधि के समान संरक्षण। सभी के लिए विधि का समान संरक्षण। तो संरक्षण देने के लिए क्या किया गया भाई कि इनको संसद विधि बना देगी। संसद क्या करेगी, कानून बनाई, इसके माध्यम से समानता दी जा सकती है। दूसरी बात क्या किया जाएगा, दूसरा ये कि कार्यपालिका या कह सकते हो सरकार नीति बना देती है। नीति विशेष रूप से हम क्या देंगे भैया, इनको आरक्षण देंगे। इस तरीके से दोनों के दायरे को समान रूप से किया जा सकता है। तो ये तो विधि का समान संरक्षण हो गया और विधि के समक्ष समता हो गया। दोनों की बातें अलग अलग रूपों में देखी जा सकती हैं। आगे हम लोग समझते हैं कि दो चीज़ें, आपको समानता का मतलब क्या हो गया यहाँ पर। समानता का मतलब एक तो समानता और दूसरा निकल करके आया भेदभाव, क्योंकि राष्ट्रपति को आपने देख लिया, वो भी एक तरीके का भेदभाव है। दूसरा जनजाति लोगों को देख लिया, वो भी एक तरीके का भेदभाव। अब कहेंगे कि भाई अनुच्छेद 14 सबको समान संरक्षण देता है कि उनके खिलाफ यानी उनके प्रति भेदभाव भी रहता है। समानता का मतलब यहाँ क्या है, समानता का मतलब सभी को समान रूप से संरक्षण, और यहाँ भेदभाव का मतलब ये है कि उनके प्रति क्या किया जाए, असमानता। इसका मतलब तो असमानता हुआ। अब प्रश्न क्या है कि यहाँ पर प्रश्न ये उठा कि भेदभाव किया जाए तो कैसे। भेदभाव भी दो तरीके के होते हैं। एक भेदभाव ये है कि क्या यह भेदभाव जो किया गया वो तार्किक है या अतार्किक है। तार्किक क्या है और अतार्किक क्या है, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तार्किक का मतलब ये हो गया कि जैसे आईएएस है, पीसीएस है, ठीक है, कोई भी अदर, तो इनका क्या होता है, कुशलता के आधार पर, पद के आधार पर इनका वेतन तय किया जाता है। इसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, तार्किक रूप है। लेकिन अगर यही अतार्किक रूप से बात करें तो आईएएस में कोई व्यक्ति आईएएस बना हो और इसमें क्या किया गया, जाति व्यवस्था को लागू कर दिया जाए कि इस जाति का लोग आईएएस में आएंगे तो उनका अलग वेतन होगा और इस जाति का अलग वेतन होगा। यानी कह सकते हो कि जाति के आधार पर वेतन का बंटवारा ये अतार्किक हो गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट से इस बात में पूछा गया कि भाई भेदभाव किस आधार पे किया जाए, तो भेदभाव का उन्होंने कहा
कि भेदभाव आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वह भेदभाव हमेशा तार्किक होना चाहिए। तो आईएएस पीसीएस को वेतन देना या आईएएस को वेतन अधिक देना, पीसीएस को वेतन अधिक देना, यहाँ जाति में या वर्ग के आधार पर आप उनको आरक्षण दीजिए, आर्थिक मामलों में समानता का दायरा लाइए, कोई दिक्कत नहीं, यह तार्किक है। परंतु आईएएस में जाति के आधार पर वेतन का बंटवारा करना यह अतार्किक है। इसी बेस पे क्या किया गया कि आईएएस और पीसीएस में वर्ग के आधार पर आरक्षण लागू कर दिया गया। तो अभी आरक्षण की बातें हम लोग देखेंगे आर्टिकल 15 में, और आगे देखेंगे कि आर्टिकल 15 के आगे भी किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये समझिएगा कि हमारे यहाँ तार्किक रूप से भेदभाव होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो आर्थिक रूप से ये दोनों कमज़ोर हैं। भाई दिल्ली में पढ़ने वाला विद्यालय, दिल्ली में पढ़ने वाला बालक और जनजाति इलाकों से आया हुआ बालक, दोनों में आर्थिक रूप से कहीं न कहीं असमानता तो है। तो अनुच्छेद जो 14 कहता है, समानता का अधिकार जो कहता है, वह कुल मिलाकर के असमानता को समाप्त करने का एक माध्यम है, ना कि अतार्किकता को बढ़ावा देना। अर्थात अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा भाई कि ये जो तर्क दिया जा रहा है कि आर्थिक आधार पर इनको समानता लाया जाए, तो क्या इसमें कुशलता जो हमारे यहाँ प्रभावित होगी, उसका क्या? और समानता है तो सबके लिए समानता, अंबानी के इतने पैसे, हमारे यहाँ लोगों में ज़्यादातर लोगों के पास पैसे ही नहीं, तो क्या अंबानी के पैसे को छीन लिया जाए? क्या सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया तो भारत रत्न क्या उनको दिया गया तो हम लोग फिजूल के हैं? तो यहाँ पर ये बात हुआ कि जब कुशलता की बात आएगी, जो आदमी कुशल होगा उसको संपत्ति रखने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसके पास काबिलियत है, और काबिलियत के दम पर उसने पैसे को बनाया हुआ है, तो वह पैसे का संरक्षण कर सकता है। इस बेस पर यह नहीं माना जाएगा कि वह व्यक्ति अतार्किक रूप से उससे भेदभाव किया जा रहा है। याद रखिएगा कि जो मुकेश अंबानी, सूर्य कुमार यादव जैसे लोग अगर क्रिकेट में खेल रहे हैं, अंबानी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसे रखे हुए हैं, तो वो अपने कुशलता के आधार पर रखे हुए हैं। इसी वजह से वह भेदभाव जो समाज में देखने को मिलता है वह तार्किक है। तो तार्किक और अतार्किक में आप डिफरेंस को समझ लिए होंगे। तो एक बात ये समझिएगा कि समानता का अधिकार समानता के साथ साथ भेदभाव भी रखता है, यानी दोनों को समान संरक्षण प्रदान है, और साथ ही साथ समानता और कुशलता दोनों साथ साथ रह सकते हैं। परंतु समानता में अतार्किक भेदभाव किसी तरीके से नहीं होगा। इस बात की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है। इसी को आगे बढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से आरक्षण की नीति भारत सरकार में या सरकार के द्वारा समय समय पर बढ़ा दी गई, और किस तरीके से लगातार आज भी देखेंगे तो आपको आरक्षण के मुद्दे पे बार बार प्रश्न उठता रहा है। इन सब की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, और कल देखेंगे कि अनुच्छेद 15 में सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था कैसे की गई। क्या आरक्षण की व्यवस्था सही है, या आरक्षण के लिए कौन कौन से तर्क सही माने जाते हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आरक्षण की नीति को भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं। इनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।